ईवीएम्स पे हेरा फेरी ये भी होती है कि मशीनें जब गिनती के लिए आती हैं तो जिन मशीनों में आप वोट देते हैं वो मशीनें नहीं होती। और इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात है कि जो 24 घंटे से चल रही है चुनाव के नतीजे आने से पहले कि वोटिंग मशीनें बदली जाने की। जिसके हाथ में पैसा होगा, जिसके साथ अडानी अंबानी होगा, जिसके साथ गोदी मीडिया होगा, जिसके साथ इलेक्शन कमीशन होगा, जिसके साथ ब्यूरोक्रेसी होगी, वही जीतेगा। और जीतने का धर्म एक ही है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। कि आखिरकार ये नतीजे हम आकलन करने में क्यों गलत रहे। हर चुनाव जो है मैं हमेशा देखता हूँ कि नए नेताओं को पैदा करता है और बहुत सारे पुराने नेता जो होते हैं वो चुनाव के बाद जो है धरती से विलुप्त हो जाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बली हुई है आज के इस चुनाव में, अगर हम इसका वो करें तो वो मायावती की हुई है। दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंदुस्तान से आपसे मुखातिब। मेरे साथ है रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कि रिजल्ट है और सोशल मीडिया क्या कह रहा था और रिजल्ट किस तरीके से, आप पूरे देश में हलचल थी कि रिजल्ट वैसे आएंगे, लेकिन एकदम से पूरा पलट गया। लेकिन बहुत मार्जिन का चल रहा है हिसाब किताब वोटों का, जैसा देखा जाता है। आपकी क्या राय है, जीत कैसे हुई आखिर? क्योंकि आगे चल के तो ईवीएम को भी दोष दिया जाएगा, तमाम चीज़ों को दोष दिया जाएगा, लेकिन आपकी राय, आपका एनालिसिस क्या, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि ये जो चुनाव है जी, जो लोग गोदी मीडिया देखते हैं जी, उनका जो रुख था, जो वो पहले दिन से कह रहे थे कि मोदी जी जीतेंगे, जी, जी, योगी जी जीतेंगे, वो बात एक तरह से सही सिद्ध हुई है। जी, और ये जो सोशल मीडिया पे जो लोग यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे और दूसरे हैंडल पे जो अपनी बात कहते थे और वो ये कहते थे कि हम सच्चाई के बड़े करीब हैं, क्योंकि एक स्टूडियो में बैठा हुआ आदमी और एक जो मैदान में है उसके देखने के नज़रिए में फ़र्क होता है। जी, जी। अब आप देखिए कि भीड़ जो थी लाखों की संख्या में आ रही थी, अखिलेश की रैलियों में भी, प्रियंका वाड्रा की रैली में भी, इवन मायावती की रैली में भी। लेकिन जब रिजल्ट आए तो ये सारे के सारे अनुमान जो हम लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पे या और दूसरे प्लेटफॉर्म पे निकालते थे वो आज के समय में धराशायी हो गए। और धराशायी इस हद तक हो गए हैं कि उसके बारे में अगर आप विश्लेषण करें तो आज का मौका जो है वो नहीं है। ये 2-4 दिन बाद भी विश्लेषण किया जा सकता है कि कौन सी सीट पर कहाँ कैसे क्या हुआ। अब एक मोटी बात यह है कि जो एग्ज़िट पोल आए तो एग्ज़िट पोल में भी ये दिखाया गया कि वे ये नतीजे रहेंगे और एग्ज़िट पोल जैसे सही नहीं रहते, लेकिन वो करीब करीब इस बार जो है वो प्रूव हुए हैं कि वो काफ़ी सही निकले हैं। अब ये सवाल हर आदमी को लगेगा, जो वोटर भी है, जो मैदान में भी है, जो इस चीज़ को देखता भी है, कि आखिरकार ये नतीजे हम आकलन करने में क्यों गलत रहे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक सवाल तो आपको आएगा भी कि हम जो सोचते थे, मैं अपने से भी पूछता हूँ, लोगों से, हर आदमी पूछेगा, जो अखबार पढ़ता है वो भी पूछेगा कि भाई इनकी रैली में लोग नदारद थे, सीटें खाली थी, इनको लोग भगाते थे, लोग इनके जो आप देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में और मध्य उत्तर प्रदेश में तो लोगों ने इनके पोस्टर फाड़ दिए। और फिर किसान आंदोलन का, किसान आंदोलन वाली जगह थी कि किसान ने कहा था, शपथ ली थी कि हम नहीं आने देंगे। और हम देखेंगे कि जो बहुत सारी जैसे पार्टियां थी जिन्होंने अपना गठबंधन किया था, जैसे समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, वो इतने उत्साहित थे कि उन्हें लगता था कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं। और यहाँ तक कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसने भी इलेक्शन के 6ठे और 7वें चरण में मान लिया था कि अखिलेश यादव की सरकार आ रही। तो वहाँ के अफसरों का जो बर्ताव था उसमें परिवर्तन आया। अब इस सब चीज़ों को अगर आप देखें तो जो नतीजे आएंगे उसके हिसाब से सरकार बनेगी। तो आप ये भी नहीं कर सकते कि उन नतीजों को नकार दें। नकारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो ज़मीनी सच्चाई है, जो हकीकत है, जो संवैधानिक प्रोविज़न है, वो सबके सामने आएंगे। तो उससे आपको बचना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस सारी बात में एक पूरा लुब्बो लुभाव यह है कि हर चुनाव जो है मैं हमेशा देखता हूं कि नए नेताओं को पैदा करता है और बहुत सारे पुराने नेता जो होते हैं वो चुनाव के बाद जो है धरती से विलुप्त हो जाते हैं। जैसे पंजाब में देखिए कि लंबी से जो है प्रकाश सिंह बादल हार गए, उनका बेटा हार गया। पटियाला से जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए। इवन आप उत्तराखंड में देखें तो जो कांग्रेस के नेता थे जिनके बारे में था जी ये भावी मुख्यमंत्री हैं, वो अपना चुनाव हार गए। तो चुनाव, हर चुनाव जो है एक तरह से आप ये समझिए जैसे तलवार की धार पर चलना होता है वैसे होता है कि आप उसमें जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। और हर चुनाव 8, 10, 15 लोगों की बलि लेता है।
इसमें जो सबसे बड़ी बली हुई है आज के इस चुनाव में, अगर हम इसका वो करें तो वो मायावती की हुई है। मायावती का वोट जो था 2007 में के बाद जब वो जीती थी तो 2012 में 26% था, फिर 2017 में जो 20% रह गया। इस बार के चुनाव में उनका वोट जो है 12% रह गया। 12%। इसका मतलब उनका जो आधे से ज़्यादा जो वोट है जो 2012 में था 10 साल में, उनसे छिटक गया है। और एक तरह से मायावती का जो वोट है वो बीजेपी को बड़े पैमाने पर मिला है। कम से कम 3% वोट जो है मायावती ने जब ये तय किया कि मैं जब ये बयान दिया कि हम जो है अगर योगी जी को सीटें कम पड़ेंगी तो हम उनको सहयोग देंगे। और जिस तरह से अमित शाह ने बार बार कहा कि मायावती की पार्टी बीएसपी मैदान में है, अच्छी तरह लड़ रही है, तो एक तरह से दोनों के बीच में जो एक मैसेज था वो वोटर को, मायावती के वोटर को, कोर वोटर को गया कि तुम जो है जल्दी से जल्दी बीजेपी का समर्थन करो, क्योंकि बहन जी करेंगी तो वो एक लंबा रास्ता हो जाएगा, और वोट डायरेक्ट करना है तो वो हो जाएगा। और इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात है कि जो 24 घंटे से चल रही है चुनाव के नतीजे आने से पहले कि वोटिंग मशीनें बदली जाने की। आपने ईवीएम की बात की जी। मैं दो बात कहता हूँ। एक तो होता है कि आप ईवीएम को बदल दें, ईवीएम में कोई डाटा का गड़बड़ करें। एक दूसरा तरीका होता है ईवीएम के तरीके से इस्तेमाल करने का। जब 2019 के चुनाव हुए तो हाई कोर्ट में मैं एक वकील साहब से बात कर रहा था, उसके फादर जो थे वो आर्मी के बड़े अफसर थे। तो चुनाव के दौरान ही हम लोग बात कर रहे थे, चुनाव के बाद ही, तो उनका एक बेटा जो है उत्तर प्रदेश के एक शहर में वो डीएम होने की हैसियत से जो है रिटर्निंग ऑफिसर था। तो मैंने उनको कहा कि जो वोटों की हेरा फेरी होती है, जो मशीनों को लाने ले जाने का गड़बड़ होती है, वो जो है इसलिए होती है क्योंकि जो मशीनें इलेक्शन में यूज़ नहीं हुई वो नहीं आती गिनती के लिए, बल्कि दूसरी जगह की आती है। अच्छा। तो उनके बेटे ने मुझे कहा हाँ जी ये बात हुई कि हमने स्टेडियम में मशीनें रखी थी, मान लीजिए ए गेट पे रखी थी, ए कमरे में, वहाँ से आनी थी, लेकिन जब मशीनें गिनती के लिए आई तो ए से नहीं आई, वो बी ब्लॉक से आई, और बी ब्लॉक की मशीनें गिनी गई और उससे जो है वहाँ का जो सांसद है वो बीजेपी का जीत गया। तो आप ये समझिए, हम लोग समझते हैं ईवीएम में हेरा फेरी सिर्फ जो है आंकड़ों से या वाईफाई के माध्यम से होती है। ईवीएम पे हेरा फेरी ये भी होती है कि मशीनें जब गिनती के लिए आती हैं तो जिन मशीनों में आप वोट देते हैं वो मशीनें नहीं होती, वो दूसरी मशीनें होती हैं जो दूसरी जगह लाई जाती हैं। और जिस तरह का वहाँ माहौल होता है वो ऐसा माहौल होता है, उसमें ये बताया जाता है लोगों को कि भाई जो है अफरा तफरी का माहौल होता है, और दूसरी वो मशीनें गिन दी जाती हैं जो वोटरों ने नहीं दी। और इसीलिए वीवीपैट का जो मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से उसमें थोड़ी सी कंजूसी दिखाई है न्याय करने में, तो वो भी मुद्दा है कि वीवीपैट की हर जो वोट है वो गिनती होनी चाहिए, और जब तक वो नहीं होगा तब तक जो है इस तरह की हेराफेरी चलती रहेगी। तो आप क्या सोचते हैं इसको किस तरीके से ठीक, और रिजल्ट जो आएंगे आ गए हैं अब तो तकरीबन नहीं, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो बेइज्जती हुई है वो चुनाव आयोग की हुई है जी। चुनाव आयोग ने, आप देखिए अभी जो 2 घंटे पहले एक फैसला दिया है, 2 घंटे पहले से फैसला था, इलेक्शन कमीशन का खुद मानना था कि हर स्टेट में जो है, क्योंकि वो भी आदमी है आखिरकार और उनका भी किसी से समर्थन और सहयोग रहता है, वैसे बीजेपी से रहता है, तो उनको पहले आशंका थी कि अपोजिशन जीतेगा। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अच्छा, आपने भी पढ़ा होगा। हाँ, और हर उम्मीदवार को कहा था कि अगर आप विजय जुलूस निकालेंगे तो चाहे गोली चलानी पड़े, विजय जुलूस नहीं निकाले जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ 1 बजे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप विजय जुलूस निकाल सकते हैं। तो आप देखिए 1 घंटे में क्या परिवर्तन हो गया। तो उसके लिए उन्होंने कारण दिया है कि कोरोना का संकट कम हो गया है। तो कोरोना भी मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन, भारत सरकार या दूसरा जो मीडिया है उसके नियंत्रण में रहता है कि जब लगे कोरोना का डर दिखा दो, जब लगे कोरोना को बंद कर दो। तो इन सारे चुनाव का जो मेरे हिसाब से लुभाव है वो ये है कि आने वाले अगले लोकसभा के चुनाव जो हैं 2024 में मई में होंगे। तो आज के हिसाब से पूरे विपक्ष के पास, पूरे लोगों के पास जो है, पूरे सोशल मीडिया के पास सिर्फ 25 महीने हैं। 25 महीने में आपको अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी कि अगर आपको सही दिशा लोकतंत्र को देनी है, लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है, तो आपको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। एक चार्ट बनाना पड़ेगा, इस महीने ये करेंगे, इस महीने ये करेंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज जो देखेंगे कि पूरा का पूरा चुनाव जो है, जो हुआ है, वो हमारे अनुमान के हिसाब से नहीं है, लेकिन सच को आप आज के समय नहीं नकार सकते, क्योंकि जो गड़बड़ हुई है उसके लिए लोग इलेक्शन कमीशन में जाएंगे या इलेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे और उसकी चीर फाड़ हम करते रहेंगे। फिर होती रही, सालों होती रहती है।
और उससे लेकिन फर्क नहीं पड़ता। जी जी सत्ता का चरित्र जो है वो बड़ा निर्मम होता है। अब जैसे समझिए पुतिन है, तो जो पुतिन का चरित्र है और जो सत्ता का चरित्र है, पुतिन आज के समय में पूरी दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा जो है सिकंदर है कि जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। तो ये चुनाव भी यही बताते हैं कि जिसके हाथ में पैसा होगा, जिसके साथ अडानी अंबानी होगा, जिसके साथ गोदी मीडिया होगा, जिसके साथ इलेक्शन कमीशन होगा, जिसके साथ ब्यूरोक्रेसी होगी, वही जीतेगा। और जीतने का धर्म एक ही है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, कि आप हर तरह से साम दाम दंड भेद गुंडागर्दी करके झूठ बोल के जो है हर हाल में जीतो। यही एक सबक है। और ये 2022 के जो चुनाव हैं, इन्होंने लोगों को यही सबक दिया है कि आप जितने ज़्यादा निर्मम होंगे, जितने ज़्यादा झूठ बोलेंगे, जितने ज़्यादा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे, तभी आप जीतेंगे। और जीतने के बाद आप कहेंगे कि लोकतंत्र की जीत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंदर जी। और इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।